विस्तार से, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे एक समय में। भारतीय जनसंघ था उस समय जब वो उस पार्टी में आए। जनता पार्टी जो विलय कर दिया था। नेहरू के समय तो हमने नहीं देखा, लेकिन इंदिरा गांधी के समय तो देखा ही, जो स्थायी चाहते थे, स्थायी हमारा बहुमत ज्यादा हो। तो मोदी जो कह रहे हैं और जिसके लिए जयराम रमेश, खड़गे जी, रोडा मतलब नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स में भेजें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक कुछ जानकारियां भी पहुंचे, कुछ विचार भी पहुंचे। और आपकी अपनी राय हो तो वो भी हमें अवश्य भिजवाइए। आपका हमेशा स्वागत है। सवाल लोकसभा चुनाव के समय एक उठा है और पहले भी उठा है। लड़खड़ाती सरकार चाहिए या एक मजबूत सरकार चाहिए? स्थायित्व के साथ विकास चाहिए अथवा अराजकता की स्थिति वाली सरकार चाहिए? अराजकता की स्थिति कौन चाहेगा? नहीं चाहेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि ये इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं। नहीं, मैं ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो तब भी उन्होंने कहा था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन विदेश मंत्री थे। पहली बार वो देश के विदेश मंत्री बने थे और उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दिया था 15 जनवरी 1978 को। मेरे पास उसकी कॉपी है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो मैं आपको कुछ कहीं गूगल से ढूंढ करके या कुछ जोड़ तोड़ करके आपको उनकी बात सुना रहा हूं। एग्जैक्ट कोट कह रहा हूं कि उन्होंने यही कहा था, क्योंकि जनता पार्टी कब बनी थी? बिल्कुल 77 में बनी, चुनाव हुए अप्रैल, उसके बाद 6 महीने हुए थे, जनवरी आ गई थी। और तभी दिखने लगा था कांग्रेस के भी दो धड़े, संगठन कांग्रेस वाले, पुरानी कांग्रेस वाले, जगजीवन राम वाले, चरण सिंह भी तो कांग्रेस से आए थे। लेकिन इसलिए उन सबके बीच जगजीवन राम और चरण सिंह मोरारजी और उनके साथी बगोड़ा, सबके बीच झगड़े देखने लगे। तो मैंने कुछ और विदेश मामलों पर तो बात किया ही था, लेकिन विस्तार से, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे थे एक समय में। भारतीय जनसंघ था उस समय जब वो उस पार्टी में आए। जनता पार्टी जो विलय कर दिया था, तो अंतर्द्वंद से परेशान होकर के ही जब हमने कुछ उनसे बातें पूछी कि कुछ झगड़ा चल रहा है, मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में इसमें पॉलिटिकल संवाददाता था, तो मैंने उनसे बात किया था, लंबी बातचीत की थी। उनसे पहले भी मिलता रहा था, इसलिए वो खुल करके बात कर सकते थे। तब सामान्यतः नेता खुल करके बात करने में कोई परहेज नहीं करते थे। आज भी कुछ नेता हैं जो बहुत खुल करके बात करते हैं। तो उन्होंने एग्जैक्ट यही कहा था, स्थायित्व के साथ विकास अथवा अराजकता की स्थिति चाहते हैं। इसलिए वो थोड़े आशावादी तो थे, लेकिन उनकी चिंता तो थी कि ऐसी स्थितियां तो नहीं बननी चाहिए जिससे कि फिर से, क्योंकि जनता पार्टी टूटेगी, फिर बिखराव होगा, फिर सब मिलकर कैसे करेंगे, कैसे जनता पार्टी को चलाना ही मुश्किल हो रहा है एक पार्टी बनने के बाद भी। आज भी या उसके बाद भी ऐसी कई स्थितियां आई हैं, गठबंधन भारत ने देखा है। लेकिन मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की ही बात अधिक करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये इस समय मुद्दा बनाया है 300 पार, 400 पार। 300 पार तो पहले था, अब 370 है या 400 पार। 370 भारतीय जनता पार्टी अकेले के लिए और एनडीए गठबंधन जो छोटा, वो सबके सहयोग लेने की बात है। वो लड़खड़ाने के लिए नहीं है कि लड़खड़ाए हो सरकार इसलिए हमें कुछ 25-30 सीटें दूसरों से चाहिए। लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का यही है और पूरी पार्टी का है, एक तरह से दृढ़ संकल्प के साथ बार बार, चाहे राजनाथ सिंह जी हों या नितिन गडकरी हों या जेपी नड्डा जी हों, बराबर ये कह रहे हैं कि हम 400 पार, और गली गली सभाओं में भी उनकी बातें ये लोग पुकार रहे हैं कि हमें स्थायित्व देने से देश प्रगति करेगा। देखिए 370 का लक्ष्य कम नहीं है। 370 खैर जम्मू कश्मीर से संदर्भ में 370 न देखा जाए, उसको तो खत्म कर दिया गया, लेकिन एक दूसरा 370 का जो टारगेट है, वो पार्टी आज 370 की बात कर रही है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जैसा भी देखते हैं लोग, लेकिन जो संस्थापक रहे बलराज मधोक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, उस समय तो हम तो नहीं थे जब पार्टी बनी 1951-52 में, लेकिन बलराज मधोक से 1970 के बाद दिल्ली में, और वो तो उनका निधन तो 86 में हुआ, लेकिन जनता पार्टी के समय, और चूंकि उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, तो बलराज मधोक से भी मैं मिला हूं।
पुराना पत्रकार होने के नाते आपको मैं इसीलिए ऐसी बातें बताना चाहता हूं। तब उस समय जनसंघ की जब स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर का दिन था और ये 51 की बात है, 1951। तब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। एक वैसे प्रजातंत्र परिषद थी पहले, क्योंकि बलराज मधो वहां से आए थे, जम्मू में भी एक बाकायदा बना हुआ था। और उसके बाद जनसंघ की जब स्थापना हुई तो उस दृष्टि से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक तो उन्हीं को माना जाता है, लेकिन उनके साथ थे बलराज मधो और दीनदयाल उपाध्याय। उस जनसंघ का लक्ष्य था, और मतलब कि भाई हम भी चुनाव राजनीति में आएंगे अब, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि तो थी, वो तो पहले से बना हुआ संगठन था, उन्हीं में से निकले हुए लोग थे। लेकिन जब हुआ कि राजनीतिक दल बनाना है, चुनाव अब आ गया, 52 का पहला चुनाव था, तो ये तय हुआ कि भाई ये पार्टी बनना है। और उसमें 3 संस्थापक थे और 3 ही लोकसभा के सदस्य चुन करके आए पहले चुनाव में। 3 संस्थापक, पर पार्टी में तो और लोग थे ही जो संघ से निकले, कोई हिंदू महासभा से आया, कोई कांग्रेस के पुराने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कांग्रेस सरकार में, नेहरू के समय में सरकार में भी रहे शुरुआत में जब आजादी मिली। ये भी आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस से उनका वास्ता नहीं था, क्योंकि आजादी में तो सब लोगों की हिस्सेदारी थी। तो 3 से 370 ये है चुनौती। और चुनौती यही कि अराजकता की स्थिति चाहते हैं, जो बंगाल में दिखाई दे रही है, बुरी हालत है। जो पहले गठबंधन में आपने देखा है, जो महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी भी हो रहा है, वैसा गठबंधन चाहते हैं। जहां जहां पहले गठबंधन रहे हैं, कर्नाटक में रहा तो उसका क्या हुआ था, आंध्रा में हुआ था तो क्या हुआ था, तेलंगाना में यदि गठबंधन की कोशिश होती है तो उसका क्या नुकसान होता है। तो गठबंधन भी ऐसा जो लड़खड़ाता हुआ हो, भ्रष्टाचार से लिप्त हो, गड़बड़ करने वाला हो। और आज से नहीं, गड़बड़ तो पहले भी हुई, 57 या 60s में गड़बड़ नहीं होती थी, ऐसा भी नहीं कह सकते आप। तब भी स्थायित्व की मांग, और कांग्रेस पार्टी भी, चाहे वो भारतीय जनसंघ हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी हो, चाहे समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी हो, कितनी ही ऐसी पार्टियां थी। तो कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेता, नेहरू के समय तो हमने नहीं देखा, लेकिन इंदिरा गांधी के समय तो देखा ही, जो स्थायी चाहते थे, स्थायी हमारा बहुमत ज्यादा हो। तो मोदी जो कह रहे हैं, और जिसके लिए जयराम रमेश, खड़गे जी रोना, मतलब इसको रोना मैं कहूंगा, अपमान की बात नहीं है, क्योंकि दुखड़ा पब्लिक में सुनाते हैं कि अरे ये स्थायी को बहुमत दे दिया तो बड़ा मुश्किल होगा, फिर तो तानाशाही और ज्यादा आ जाएगी, और पता नहीं संविधान खत्म हो जाएगा और अन्याय हो जाएगा और एजेंसियों का दुरुपयोग हो जाएगा। अरे भाई, ये स्थायी सरकार आप नहीं चाहते थे क्या, और आप क्यों नहीं चाहते हैं? आपको गठबंधन में तो आप आजकल तो कोई साथी नहीं आ पा रहा, गठबंधन है, अभी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कहीं राजस्थान में कोई दूसरा खड़ा हो जाता है, कभी महाराष्ट्र में दूसरा खड़ा हो जाता है, बिहार में दूसरा खड़ा हो जाता है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाता है, दिल्ली में कहीं एक के साथ गठबंधन है, पंजाब में दूसरे के साथ नहीं है। तो ये कैसा गठबंधन है, और स्थायित्व तो इसमें कैसे होगा? अभी सिर्फ हिटोल है, जनता पार्टी 77 में बनी और 79 के टूट गई। तो आप ऐसा गठबंधन चाहते हो? ऐसी कितनी सरकारें 67 से लेकर के पूरा इतिहास है। तो चलिए, मैं इतिहास नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं कि वो स्थायी की बात करते हैं। तो उनके साथ जो नेता रहे, जैसा मैंने कहा, मैं बलराज मधो से मिला हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी से 71 के बाद से जब दिल्ली में पत्रकारिता करना शुरू हुआ, तो उस समय से मैं वाजपेयी जी से कई बार मिलना होता, सांसद के रूप में ही, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी, और लालकृष्ण आडवाणी जी से, जो बड़े ऐसे नेता रहे जिनको आप एक सूची यदि आप इसको देखें, मौलीचंद शर्मा, हिंदुस्तान समाचार में मौलीचंद शर्मा जी आते थे। मैं समझता था कि भाई इनका, ये तो हमारे बोर्ड के डायरेक्टर हैं, लेकिन सही बात यह है कि वो भी एक समय में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। पीताम्बर दास, वो सांसद रहे, तब भी मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, जबकि वो भी अध्यक्ष 1966 में रह चुके थे। तब तो मैंने अध्यक्ष के समझ नहीं, लेकिन उसके बाद में भी जब वो एमपी रहे, यही फिरोजशाह रोड पर रहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, तो उनसे भी मिलना होता रहा। तो इसलिए उसके बाद तो खैर आप समझ सकते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे से, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने 68-69 में, और उसके बाद ग्वालियर में भी एक सम्मेलन हुआ पार्टी का, और उसमें कुशाभाऊ ठाकरे भी, और एक धर्मशाला, पहले स्कूल या धर्मशालाओं में ही पार्टी के अधिवेशन होते थे, आज की तरह बड़े स्टेडियम, बड़े होटल्स में इंतजाम नहीं होता था। तो वहीं पर कुशाभाऊ ठाकरे, ये बात 69 के आसपास की है, और ग्वालियर में था, तो मुझे कहा गया, मैं जबकि स्टिंगर था, मैं फुल टाइम तब नहीं था,
लेकिन मुझे कहा गया कि अच्छा उस क्षेत्र का है तो आपको वहां जाके कवर करिए आप। तो मैं गया, अपना ट्रेन से ग्वालियर पहुंचा और उसके बाद वहां एक ही बड़े हॉल में सब अटल बिहारी वाजपेयी सो रहे, कुशाभाऊ ठाकुर सो रहे। तो ठाकरे जी से भी तब से परिचय हुआ था। बाद में जब दिल्ली आ गए वो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जैसा मैंने कहा गढ़वाली जी के बाद और जो अध्यक्ष बने वो ठीक है, वेंकैया नायडू भी बने, दूसरे नेता भी बने, लेकिन वो उससे भी पहले कुशाभाऊ ठाकरे बने 98 में। अटल बिहारी वाजपेयी तब फिर प्रधानमंत्री बन गए थे। कहां विदेश मंत्री थे, वो तो 1-2 साल रहने के बाद बात हो गई। फिर जब स्थिरता चलती रही, गुजराल भी आए, देवगौड़ा भी आए, उसके बाद जो स्थितियां बनी उसमें वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बन चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और कुशाभाऊ ठाकरे से भी मुझे लंबे इंटरव्यू, टीवी के इंटरव्यू करने का मौका भी मिला, टीवी के लिए, मैं किसी चैनल के लिए। और वो आज भी रिकॉर्ड है मेरी पुस्तकों में भी, पूरे इंटरव्यू चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के हों। अटल बिहारी वाजपेयी से उस समय भी इंटरव्यू किए, 98 में भी किया, 77 में तो मैंने बताया आपको किया था। और उसके बाद तो कुशाभाऊ ठाकरे का भी ये कहना था कि भाई देखिए ये जैसा होता है गठबंधन वाली जो चीजें होती है, इसमें जरा मैं इसके पक्ष में कतई रहा। बल्कि मैं उनसे सवाल किया था, चूंकि मध्य प्रदेश से पृष्ठभूमि थी और मैं जानता था उनको ग्वालियर के हिसाब से ही, तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये 67 में तो बनी ही थी। तो उनका उत्तर था, देखिए मैं तब भी पक्ष में नहीं था, बल्कि मेरी बातें तब भी, अखबार तो ज्यादा थे नहीं, लेकिन तब भी ये छपी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो आए थे, लेकिन बहुत ही निष्ठावान, ईमानदार, चरित्रवान कुशाभाऊ ठाकरे दिग्गज नेता हुआ, अभी उनकी शताब्दी वर्ष हुआ पूरा। तो उस दृष्टि से देखिए तो ऐसे नेता थे जिनको कोई लेना नहीं था। एक बक्से में 4 कपड़े 2 कपड़े होते थे, बस वो लेके घूमते थे और बाद में अध्यक्ष भी बने। तो उनका कहना था देखिए मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, चूंकि इससे लड़खड़ाहट सरकारें बनती है। और ये सही था उनका। 67 में उन्होंने कहा, गोविंद सिंह बने थे, उसके बाद कितनी जल्दी राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस से तोड़ करके जब गोविंद सिंह आए तो सरकार तो गोविंद सिंह की बनी, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा नहीं चली। कुशाभाऊ ठाकरे का कहना था कि हम इसके पक्ष में नहीं है, हम चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में जब स्थायित्व की आवश्यकता होती है तो मजबूत सरकार होनी चाहिए, विकास के साथ होना चाहिए। और इन सब अध्यक्षों ने बलराज मधोक को छोड़ दे, चूंकि बलराज मधोक तो इसीलिए जब वो अध्यक्ष रहे थे, संस्थापकों में से थे, जनता पार्टी के विलय में तो वो रहे चुप, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो बलराज मधोक ने अब तक अलग अलग अखिल भारतीय जनसंघ करके एक अलग जनता पार्टी बनने से वो नाराज थे, तो उन्होंने उससे ही अपने आप को अलग करके अखिल भारतीय जनसंघ बनाया। लेकिन ये सही है कि उसके बाद वो कोई सफलता उस पार्टी को नहीं मिली। सब उनका सम्मान करते रहे आखिर तक, अंतिम समय तो ऐसा नहीं, क्योंकि संस्थापकों में से थे। अलग जाने का यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जयप्रकाश नारायण तो पुस्तक बने अलग से, कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे कि वो तो इसके पक्ष में नहीं थे, सत्ता में नहीं आए भागीदार। लेकिन जो ऐसे लोग, चाहे ईमानदार मोरारजी देसाई भी हों, या जैसा मैंने कहा कि बलराज मधोक है, लेकिन अकेले यदि पार्टी बना करके चले तो नहीं चल सकता। वो ऐसे उसके लिए संगठन और कार्यकर्ता चाहिए। यही बात कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा था कि संगठन भी मजबूत होना चाहिए। सत्ता में आप रहें और संगठन पर ध्यान नहीं देंगे, यही अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे कहा था। जनता पार्टी की गलती ये हुई कि जनता पार्टी बनने के बाद उसका कार्डर तैयार करने की कोशिश तत्काल शुरू की जानी चाहिए थी, ऐसा वाजपेयी ने मुझे कहा उस समय 78 जनवरी में कहा उन्होंने कि आप पार्टी का एक संगठन का ढांचा होना चाहिए। आज दुर्भाग्य है कि ढांचा कहां है, कांग्रेस पार्टी का ढांचा नहीं है, इसीलिए तो उसकी पार्टी हर जगह पराजित होने की स्थिति में है। वो कहते नहीं, मोदी जो कह रहे नहीं आएगा, हम आएंगे, हम बहुमत लाएंगे, हम यहां से 50 लाएंगे, यहां से 25 लाएंगे। ममता बनर्जी का कार्डर हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक कार्डर रहा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे विमुख होता जा रहा है। इसलिए बंगाल में बिल्कुल सफाया हो चुका है, नाम के लिए तो लड़ रहे हैं वो। महाराष्ट्र में शरद पवार की स्थिति क्या है, जब तक कांग्रेस में रहे तब तक राज किया मराठा क्षत्रप ने। अब क्या है, उनको उद्धव ठाकरे के पैरों में जाकर वहां बैठना पड़ रहा है, जाकर के पैरों में जा नहीं कहेंगे ना, जब उनके घर जाकर के आपको बार बार समझाना होता है कि साहब हमारे कैंडिडेट रहने दीजिए, आपको कैंडिडेट नहीं दीजिए। शरद पवार कहां, उद्धव ठाकरे, जो बाल ठाकरे से राजनीति करने वाले शरद पवार, वो भी 70 से राजनीति में रहे, लेकिन उनको इस गठबंधन की, इस लड़खड़ाती सरकार, कंधा जब आपके हाथ पैर लड़खड़ा रहे हो, हाथ कांप रहा है, पैर कहीं गिर रहे हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से कम सुनाई दे रहा है, ऐसा संगठन चलता है।
और उसके बाद आप कहते हैं हाँ हमें सत्ता में लाइए, चूंकि दूसरी पार्टी को ज्यादा बहुमत आएगा तो ज्यादा काम करेगा और गड़बड़ करेगा, हमको पकड़ेगा, हमको गिरफ्तार करेगा। अदालतें नहीं है, अदालतें हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जो ऐसे नेता रहे, कुशाभाऊ ठाकरे को मैं मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी को आगे भी अच्छे उनको ताकत मिले संगठन से, पार्टी से, उसमें शुरू से उनकी भूमिका, वो तो अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते थे, जब ऐसे उनको आग्रह किया गया कि आप संगठन का काम देखें क्योंकि पार्टी बहुत जरूरी है आपका रहना, इसलिए वो अध्यक्ष बने। उनको कोई पद का मोह नहीं था अध्यक्ष बनने का, जैसे आजकल सब पार्टियों में चलता रहता है। उनको नहीं था कोई मोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं था। उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, उन्होंने नहीं कहा था मुझे प्रधानमंत्री बनना है। पार्टी ने जब तय किया कि आपको बनना है तो उन्होंने काम किया। ऐसे ही कुशाभाऊ ठाकरे ने संगठन खड़ा किया। वाजपेयी को अधिक मदद, उस पर भी थोड़ी गुटबाजी थी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, और इसीलिए उस सबको संभाल के कैसे चला जाए उन्होंने किया। और नरेंद्र मोदी का चयन भी करने में उनकी एक अहम भूमिका थी वाजपेयी की, कुशाभाऊ ठाकरे की सबसे प्रमुख, और अडवाणी जी की भी कुछ सहमति इसको कह सकते हैं। कुछ असहमतियां पहले भी थी, लेकिन बाद में फिर बात हुई और कहा गया कि हाँ उनसे बात की जाए, तब जाकर के उनको मुख्यमंत्री, और जबकि वो पहली बार बने थे। अमित शाह भी पार्टी के अध्यक्ष रहे, साउथ में आज बढ़ने की कोशिश कर रहे वेंकैया नायडू भी पार्टी के अध्यक्ष रहे, जीना कृष्णमूर्ति रहे। मतलब ऐसे लोग, साउथ के लोग भी पार्टी के, भारतीय जनसंघ कहिए या आप बंगाल के थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक, तो कोई उत्तर भारत के थे नहीं, लेकिन उसके बाद जनसंघ ने आगे बढ़ाया, धीरे धीरे करके बढ़ाया। तो 3 से आप 370 करना चाहते हैं तो संगठन आपके पास होना चाहिए, और तभी आप विकास के लिए एक स्थायी सरकार दे सकते हैं। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई लोग, मेरे पत्रकार मित्र, मेरे साथी संपादक भी, कई लोग इस बात से असहमत हैं। सरकार ज्यादा बहुमत होगा तो फिर ये होगा, फिर वो होगा। अरे भाई, यदि 4 साल के लिए ब्रिटेन की सरकार स्थायित्व होती है, अमेरिका की सरकार में राष्ट्रपति बनता है, यदि वो 4 साल काम करता है, तो क्या उससे अराजकता पैदा होती है? या हर साल यदि प्रधानमंत्री बदले तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, विकास की धारा तय होगी, चाहे एक ही पार्टी का होगा तब भी कई तो परिवर्तन होंगे। तो स्थायित्व के साथ जब आप चाहते हैं, या एक मजबूत सरकार होगी तो कश्मीर पर आतंकवाद से लड़ने की मुद्दा भी आ जाएगा, आतंकवादियों को सफाया उनके जाके जमीन पर किया जाएगा। विदेशी जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ होता है, अलग बात है कि हम दूसरी कंट्री में जाके हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन कश्मीर तो हमारा हिस्सा है। कश्मीर पर यदि कोई आतंकवादी हमला करता है, और तब भी मैं फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को याद करूं, उनके कारगिल पर जब जो घटना हुई, उस समय भी मैंने उनसे 99 में एक इंटरव्यू किया, और मैंने उनसे पूछा कि आपने, बहुत पार्टी में भी ऐसी डिमांड थी कि कारगिल हुआ तो हमला कर दिया जाए पाकिस्तान का। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे समझाया और मैंने उसको छापा, तब मैं दैनिक हिंदुस्तान में संपादक था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, आप अखबार में देखते हैं करगिल के समय में जो हुआ, लेकिन हमने उसके बाद उनको मुंह तोड़ जवाब देकर बाहर निकाला। हमारे भारतीय सेना ने लड़ना, हम यदि आक्रमण करते तो उसे गलती होती, लोग तो दुनिया हमें कहती कि ये तो आप आक्रमणकारी हैं, गलती उन्होंने की थी, उन्होंने घुसपैठ की थी। तो हम आतंकवादियों को मारने के लिए जब करते हैं तब तो हमारी कार्रवाई को सही माना जाएगा। यदि कहा जाएगा हमला करेंगे, हमला करना हम नहीं कहते, हम कहते हैं आतंकवादी यदि कहीं भी होगा तो उसको मारा जाएगा। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका मार सकता है, लेकिन तब मार सकते हैं आप ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, हम आंख से आंख मिला करके भारत तभी देख सकता है जब स्थायी सरकार होती है, मजबूत प्रधानमंत्री होता है। यही कारण है कि G20 में भारत का झंडा बुलंद रहा। भारत की तरफ सब देख रहे हैं, चाहे व्यापार करने के लिए देख रहे हैं, भारत की शक्ति देख रहे हैं। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मेरी शक्ति है, ये 140 करोड़ जनता की शक्ति है। तो एक लड़खड़ाती सरकार, राहुल गांधी की सरकार, खड़गे की सरकार, या ममता बनर्जी की सरकार, रोज 4 दिन झगड़े हों, टिकट बट्टे की तरह से रोज लड़ाई होती रहे, सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, जेल चले गए हैं, वो तो उनका नाम भी अपना मीडिया में पैसा बहा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री तो मैं भी बन सकता हूं, अरविंद केजरीवाल। बहरहाल हम उसमें जाते, जनता कोई फैसला करना है। स्थायी सरकार, अच्छे मुद्दे हो, जिनको उनको विश्वास हो, जिनके ऐसे कार्यक्रम हो, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के आधार पर न हो, और विकास के लिए, संपूर्ण भारत के विकास के लिए, गांव से लेकर के महानगर दिल्ली तक, राजधानी दिल्ली तक विकास हो, प्रगति हो, सबको काम भी मिले,
अपना काम स्वरोजगार करने को मिले, नौकरी सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं हो। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां सबको सरकारी नौकरी मिलती हो। तो इसलिए ऐसे आत्मनिर्भर भारत का यदि कल्पना करते हैं, चाहते हैं, उस पर मतदान होगा तो ये चुनाव सच में सार्थक होगा। अभी चुनाव बहुत दूर है, हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी चूंकि कुछ बातें आई और अभी अभी स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का निकला, तो मैंने सोचा कुछ अपनी बातें भी आपको सुना दूं। HSI में विराम देते हैं। HSI आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।